हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम जो कैलकुलस का एकदम जो दरिया होता है ना, उसमें जंप मारने वाले हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा है फंक्शंस पार्ट, ये एकदम बेसिक्स था, मतलब स्टार्टिंग था। अब हम उस गहरे समंदर में छलांग लगाने वाले हैं जिसका ना कोई अंत मिलता है ना शुरुआत मिलती है। ठीक, लेकिन अगर आप पॉइंट वाइज स्ट्रेट मतलब सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहेंगे, मतलब आप हमारे सारे वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो इसकी शुरुआत भी आपको पता चल जाएगी और अंत भी पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं कि फंक्शंस को बेसिकली अभी तक हमने आपको पढ़ाया था वो एनसीईआरटी का फंक्शन, मतलब फंक्शंस का एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया हुआ है। उसके बाद कुछ ऑपरेशंस और फंक्शंस दिया हुआ है और ग्राफ्स दिए हुए हैं। ग्राफ तो भी बाद की बात है, फंक्शंस को पहले समझते हैं। देखिए, ये कैलकुलस का बैकबोन है। कैलकुलस पूरी तरह से पे टिका हुआ है। अगर आपको समझना है कि कैलकुलस कैसे बिहेव करती है, ठीक, और यही केवल कैलकुलस ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, सब में ये बराबर इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसके लिए आपको फंक्शंस एकदम अंदर से समझना होगा। यू हैव टू फील फ्रॉम इनसाइड भैया फंक्शंस होते क्या है। लेट्स स्टार्ट। फंक्शंस का रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले देखते हैं। फंक्शंस इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। f इज फ्रॉम a टू b, इसको हम बोलते हैं फ्रॉम। f इज फ्रॉम a टू b। जो सेट a होता है ये आपका डोमेन सेट बोला जाता है। इन जनरल रिलेशंस में हमने आपको बोला था कि ये आपका फर्स्ट सेट होता है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स छूट जाते थे और जो एलिमेंट्स रिलेशन में पार्टिसिपेट करते थे वो डोमेन सेट बनाते थे। इस केस में क्या है कि अगर ये फंक्शन डिफाइंड है, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे होंगे, तो यही हमारा डोमेन सेट बन जाता है और इसको हम बोलते हैं कोडोमेन सेट। इसको हम अभी भी रेंज सेट नहीं बोलते हैं। रेंज सेट नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इसके सारे एलिमेंट्स भी यूज होने चाहिए फंक्शन में। नहीं, वो ये कहता है कि सबकी एक इमेज मिल जानी चाहिए, केवल एक ही इमेज मिलनी चाहिए। सब एलिमेंट्स रेंज सेट में यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये जो कोडोमेन सेट है ना, अभी भी कोडोमेन सेट है, इसका सबसेट होता है रेंज। रेंज इज अभी भी इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक, ये क्लियर रखिएगा। तो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b एंड कोडोमेन इज द सेकंड सेट, A इज द डोमेन सेट। अब आ गया ये आपका फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक, चलिए अब हम आते हैं कि फंक्शंस की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। तो फंक्शंस की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हम कहते हैं कि भैया सपोज करिए आपको क्या दिया गया, f इज फ्रॉम a टू b, f इज फ्रॉम a टू b और f ऑफ x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू fx मान लेते हैं, y इज इक्वल टू fx। तो देखिए यहां पर जो दो वेरिएबल आप देख रहे होंगे x और y, f एक फंक्शन है और जो x है वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है। y कोई वेरिएबल नहीं है, y इस पूरे फंक्शन की वैल्यू को हम बोल देते हैं, उस पूरे फंक्शन की वैल्यू को हम y बोल देते हैं, एक नाम दे दिया जाता है। ठीक, तो यहां पर ये जो x वेरिएबल है, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कारण ये होता है कि भाई इसमें आप अपने मन से कोई भी वैल्यू x की जगह पुट कर सकते हैं। कहां से? डोमेन सेट से आप कोई भी नंबर उठाइए, इसमें पुट कर दीजिए। डोमेन सेट से आप कोई भी वैल्यू उठाइए, इसमें पुट कर दीजिए, ये आपका ऑपरेशन करेगा और जो वैल्यू देगा। लेकिन जो वैल्यू आपने चूज की है x की, उसके करेस्पॉन्डिंग ये y की वैल्यू मिलती है, उसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलती है। इसका मतलब ये वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। किसके ऊपर डिपेंडेंट? ये x पे डिपेंडेंट होता है कि x आपने क्या चूज किया है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा फंक्शन है, या फिर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको हम y इसलिए डिनोट करते हैं कि जब हम ग्राफ बनाने जाएंगे तो x
इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा जो एफ एक्स की वैल्यूज होती है उसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और फिर एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन फंक्शन है। आपने एक्स कुछ मान लीजिए ये एफ इज फ्रॉम आर टू आर या नेचुरल टू नेचुरल ले लेते हैं, नेचुरल टू नेचुरल डिफाइन किया गया। तो एक्स की वैल्यू आपने वन चूज की, तो इसके ऊपर डिपेंड करते हुए आपने इसमें एक्स को वन पुट किया तो एफ की वैल्यू 3 आ गई। एक्स को आपने 2 पुट किया तो f2 7 आ गया। यही आपका y है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हमने n to n है तो y को 2 पुट कर देते हैं, y को 3 नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं अपने मन से, डोमेन से उठाइए पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू हमेशा इस पे डिपेंडेंट आती है, इसलिए हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल और इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, s इज इक्वल टू एफ टी, v इज इक्वल टू ए टी से जी टी, कुछ भी लिख लीजिए, r इज इक्वल टू एफ ऑफ u। तो ये बेसिकली आपने दिमाग में ये गफलत मत बैठाइएगा कि x ही हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y ही हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। नहीं, आप कुछ भी जिसका आप ग्राफ बनाते हैं, मतलब आपने अगर x y का ग्राफ बनाया तो ये इंडिपेंडेंट ये डिपेंडेंट वेरिएबल, आपने t और डिस्टेंस का ग्राफ बनाया, फिजिक्स में बनाते हैं ना st का ग्राफ, तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मींस जो इस फंक्शन के अंदर आप अपने मन से पुट कर रहे हैं वो आपका कुछ भी हो सकता है। ये हमने फिजिक्स के 2 लिखे और ये आपका ये फंक्शन का नाम होता है, ये फंक्शन का नाम होता है और नाम कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई नहीं कि भाई एफ ही हमारा फंक्शन होगा, फंक्शन हमारा जी भी हो सकता है, फंक्शन हमारा f1 भी हो सकता है, फंक्शन हमारा a भी हो सकता है। केवल नाम है, केवल नाम है, उससे और कोई मतलब नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी केवल एक वेरिएबल होता है, वो कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट आप कुछ भी पुट कर दीजिए। हाँ, डोमेन की वैल्यूज और रेंज की वैल्यूज फिक्स होती हैं, वो जो देगा क्वेश्चन में वही यूज करना है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन में ये नाम कुछ भी हो सकता है, डोमेन सेट के नाम कुछ भी हो सकते हैं, वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, बस जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल है उसको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं और जो जिसकी वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम डिपेंडेंट बोलते हैं। और इन जनरल वाई एक्सिस पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट किया जाता है और एक्स एक्सिस पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट किया जाता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप उल्टा भी बना सकते हैं, पर वही है कि जबरदस्ती मतलब आपको पंगा लेने की आदत हो तो बात अलग है, लेकिन ऐसा कोई मतलब इन जनरल यही लिया जाता है। सारे ग्राफ्स आपके इसी तरीके से बनाए जाते हैं और सारी वैल्यूज आप इसी तरीके से, मतलब स्टैंडर्ड यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक, हम वो वाले क्लासिफिकेशंस नहीं करेंगे जो हमने इसके पहले वीडियो में बताया था कि वन वन मेनी मेनी, वन मेनी मेनी वन, वन वन ऑन टू, ये सब क्लासिफिकेशन आप 12th में पढ़ेंगे, 12th में ही देखा जाएगा। या अगर आपको अभी पढ़ने की इच्छा हो तो हमने 12th के जो वीडियोस बनाए हैं उसमें पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस है, उसमें ये सब डिटेल में पढ़ा दिया गया है। आप चाहे तो उन वीडियोस को देख सकते हैं, और नहीं तो केवल अगर आप केवल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो फिलहाल आप इन्हीं वीडियोस को देखिए, उसकी जरूरत नहीं है अभी। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन आता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या फंक्शन आता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन। और दूसरा आता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शंस ये पता होना चाहिए। देखिए ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बेसिक्स होता है फंक्शंस का, ये आपका बेसिक्स होता है फंक्शंस का, तो ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस और इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या कहे जाते हैं। तो जो एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं ना बच्चों, जो एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल, or the function is clearly expressed
इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे फंक्शंस जिसको कि आप क्लियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में लिख सकें। कैसे? इसको हम भी हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हमने क्लियरली x के टर्म्स में लिख दिया। वेरी गुड। y इज इक्वल टू ln x प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी है लेकिन इधर केवल x ही है। y माइनस एक्स प्लस इज इक्वल टू, और रादर y माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू ln x, ये भी एक एक्सप्लिसिट फंक्शन ही है। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जिसमें आप y को क्लियरली x के टर्म्स में लिख सकें। आप इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स ln x। y क्लियरली, ऐसे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम y को अलग कर पा रहे हैं? क्या हम y को अलग कर पा रहे हैं? यदि हां तो फंक्शन हमारा, y का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग कर पा रहे हैं, तो वो हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन बोला जाता है। ठीक। अब सेकंड आता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट मतलब समझ ही गए होंगे कि एक्सप्लिसिट, देखिए एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिट मतलब कि एकदम क्लियरली, एक्सप्लिसिटली मतलब एकदम क्लियरली। तो एक्सप्लिसिटली y इज एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x, y is expressed explicitly in terms of x, then y is called, sorry, function is called explicit function। लेकिन अगर आपका फंक्शन ऐसा है, अगर आपका फंक्शन ऐसा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड clearly in terms of independent variable। अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में नहीं डिफाइन किया जा सकता, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है आपका वो एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, बल्कि कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। सपोज करिए हमने कहा x टू द पावर y प्लस ln xy इज इक्वल टू y। अब आप ये बताइए, क्या आप इसमें से y को क्लियरली x के टर्म्स में लिख सकते हैं? तो कहेंगे कि नहीं, कारण कि इसको आप कितना भी रीअरेंज कर लीजिए। चलिए हम इसको रीअरेंज करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको कितना भी रीअरेंज कर लें, इसमें y आपका अलग से नहीं मिल पाएगा। y आपका अलग से नहीं मिल पाएगा। कैसे? x टू द पावर y प्लस ln xy इज इक्वल टू y। तो ये आ गया x टू द पावर y प्लस ln, सॉरी x इंटू y है, तो ln x प्लस ln y इज इक्वल टू y। लॉग की प्रॉपर्टी है। अब यहां से आप y को इधर ले जाइए। चलिए x टू द पावर y प्लस ln x इज इक्वल टू y माइनस ln y। और भी समझ। अब अगर हमको इसको अलग करना है y को, तो log लेना पड़ेगा। मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा? x टू द पावर y इज इक्वल टू ln x, और रादर y माइनस ln y माइनस ln x, इसका log लेंगे तो ये आएगा y ln x इज इक्वल टू y माइनस ln y माइनस ln x, और y इज इक्वल टू y माइनस ln y माइनस ln x अपॉन ln x। अब इस y को अलग कर रहे हैं तो इधर y फंस जा रहा है, और इस y को अलग किए थे तो ये y फंस जा रहा था। मींस कभी भी आप इसमें y को सेपरेटली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं लिख सकते। ऐसे फंक्शंस को हम
इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। मींस ये हॉच पॉच में होते हैं। आप इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए पहले, जैसे हमने x को 1 पुट किया तो 1 टू द पावर y 1 आ जाएगा, प्लस ln y इज इक्वल टू y। तो यहां से आप y को सॉल्व करेंगे, जो भी है आएगा नहीं आएगा अलग बात है, हमने रैंडमली एक फंक्शन लिख दिया है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में क्लियरली नहीं आ पाता है, तो हम इसको कहते हैं कि भैया ये जो फंक्शन है ना आपका, ये वाला फंक्शन आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है बच्चों, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका फंक्शंस का, वो होता है एल्जेब्राइक फंक्शंस और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। नाम पता होने चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, नाम पता होने चाहिए। और ये आप जो एल्जेब्राइक फंक्शंस है ना, ये तो आप बहुत बार सुन चुके होंगे। इनफैक्ट आपने क्लास 8 से नाम सुनना स्टार्ट कर दिया होगा। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, मोनोमियल, रैशनल एक्सप्रेशंस, यही सब आपके यहां पर आते हैं एल्जेब्राइक फंक्शंस में। और इसमें आप क्या आते हैं, पहले हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस वो लिख देते हैं। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आपके आते हैं पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, मतलब a टू द पावर x, जिसमें पावर में वेरिएबल आ जाता है, 2 टू द पावर x, e टू द पावर x, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सेकंड होते हैं लॉगरिथमिक, जिसमें लॉग आ जाता है। अब देखिए लॉगरिथमिक फंक्शंस का मतलब है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम इसको नहीं बोलेंगे, एक्स स्क्वायर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। कारण एक्स स्क्वायर तो पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक है नॉर्मल। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर में वेरिएबल होना चाहिए। उसी तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शंस, हम उन फंक्शंस को बोलते हैं जिसमें लॉग में वेरिएबल आ जाए। ऐसा नहीं है कि फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ln 2 आ गया तो ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन बन गया, नहीं, ये तो एक कांस्टेंट नंबर है। लॉगरिथमिक फंक्शन बनने के लिए द कंपल्सन इज कि इसके लिए है कि वेरिएबल इज इन एक्सपोनेंट। वेरिएबल जब एक्सपोनेंट में जाएगा तभी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा। और इसको हम कहेंगे कि वेरिएबल अगर लॉग के अंदर फंस गया, वेरिएबल इज इन लॉगरिथमिक फंक्शन, तभी ये लॉगरिथमिक फंक्शन बोला जाएगा। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें हम कहते हैं कि जैसे tan x हो गया, sin x हो गया, ये सब इन्वॉल्व हो गए, आर इन्वॉल्व। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इन्वॉल्व इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, चलिए ट्रांसेंडेंटल में यही तीन आते हैं आपके, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो भी होते हैं वो एल्जेब्राइक में ही आ जाते हैं। अब एल्जेब्राइक में क्या आते हैं, सबसे पहले मोनोमियल्स। याद है ना क्या होता है, मोनोमियल्स आर फंक्शंस हैविंग ओनली वन टर्म। इसका मतलब क्या होता है, वन। मियल्स का मतलब आप टर्म मान सकते हैं, तो मोनोमियल्स मींस एक्सप्रेशंस कंटेनिंग वन टर्म, दैट्स 2x स्क्वायर हुआ, x टू द पावर 5 हुआ, 3x क्यूब हुआ, x हुआ, ये सब मोनोमियल्स हैं। ठीक। सेकंड बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स मींस, बाई मींस टू, बाई मींस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस 4, ये सब आपके बाइनोमियल्स हैं। ध्यान, ये तीसरा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपके वो बोले जाते हैं, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मेनी। ये वो बोलते हैं, जैसे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज px is equal to an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1 up till a1x plus a0। इसमें n belongs to natural numbers होता है, an ai
सारे ai मतलब a0 a1 a2 a3 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं एंड कांस्टेंट्स होते हैं। सारे के सारे ai कांस्टेंट्स होते हैं, पावर नेचुरल नंबर होती है। इन तीनों में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक चीज ध्यान रखनी है कि पावर्स आर होल नंबर्स। ठीक, जीरो ले सकते हैं अब, पावर्स आप और कुछ नहीं ले सकते। ये आपके आते हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। इसके आगे आपका आता है रैशनल फंक्शंस और एल्जेब्राइक फंक्शंस। ठीक, फोर्थ रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस हम कहते हैं ये क्या आपके px बाई qx टाइप के होते हैं, मतलब पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल टाइप के। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स प्लस 4, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स, कुछ भी लिख दीजिए, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल आपके ये आपके हो जाते हैं रैशनल फंक्शंस। ठीक है, गिव मी सम टाइम। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्लासिक फिक्सेशन ऑफ फंक्शंस देखते हैं। तो देखिए, फंक्शंस का फिक्सेशन का मतलब यह होता है कि कौन से फंक्शंस किसके सबसेट होते हैं, कौन से फंक्शंस किसके सबसेट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं आपके देखिए ट्रांसेंडेंटल्स तो अलग होते हैं, मोनोमियल्स, ये उसके बाद इसको आप आगे बढ़ के बाइनोमियल्स भी बोल सकते हैं या जो भी है। पॉलिनोमियल्स का सबसेट होते हैं, मतलब पॉलिनोमियल्स में आपके मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स सब आते हैं। ठीक, लेकिन वो सब इसके सबसेट होते हैं, इसको भी आप पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक, अब पॉलिनोमियल को जब आप पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, रेशनल फंक्शंस। मतलब रेशनल फंक्शंस का सबसेट आपका पॉलिनोमियल्स होता है। जैसे देखिए, 1 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, तो किसी पॉलिनोमियल को 1 से डिवाइड करके आप उसको रेशनल फंक्शन बोल सकते हैं। px बाई qx हमने बोला है, आपको क्लियरली पता है कि भाई कोई भी कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन पॉलिनोमियल। या फिर 0 भी एक पॉलिनोमियल होता है, 0 पॉलिनोमियल स्पेसिफिकली उसको नाम भी दिया गया है। तो कांस्टेंट फंक्शंस, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स जब आप इसके रखेंगे तो पॉलिनोमियल्स रेशनल फंक्शंस के सबसेट होते हैं, और ये सब सबसेट्स होते हैं एल्जेब्राइक फंक्शंस के। ठीक, किसके, एल्जेब्राइक फंक्शंस के। एल्जेब्राइक फंक्शंस सबसे ऊपर आते हैं। रेशनल फंक्शंस जैसे पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3, इस टाइप के फंक्शंस। मोनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, रेशनल, एल्जेब्राइक फंक्शंस। अब मान लीजिए हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं, एक यहाँ पे हम 2-3 एग्जाम्पल्स लिखते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट आपका एग्जाम्पल ये हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस साइन एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल यस और नो, ये आपको बताना है। सेकंड है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस साइन 2, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, पॉलिनोमियल यस और नो। तीसरा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस और नो, बताइए। ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कारण वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर में चला गया, इसका मतलब ये तो आपका एल्जेब्राइक फंक्शन भी नहीं हुआ। ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये आपका पॉलिनोमियल हो सकता है, बिल्कुल ये आपका पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि sin 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिख रहा है, sin 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिख तो रहा है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। फंक्शन में एक वेरिएबल होना चाहिए था, ये तो कांस्टेंट है। देयरफॉर यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है, कहेंगे नहीं सर ये रेशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। अरे नहीं मुन्ना,
ऊपर से x कॉमन लो, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये पॉलिनोमियल है? यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि भाई जो वेरिएबल की प्रेजेंस होती है ना, वही किसी फंक्शन को कैटेगराइज करती है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे लिख दें कि ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बन जाता है, लेकिन यही आपका e टू द पावर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हो तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिल्कुल बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर एलजेब्राइक फंक्शंस हम किसको बोलते हैं? जब इतना सब हमने कर ही दिया तो एलजेब्राइक फंक्शंस हम किसको बोलते हैं? तो एलजेब्राइक फंक्शंस बच्चों वो फंक्शंस होते हैं, एलजेब्राइक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें पावर्स आपकी होल नंबर्स ना हो। मतलब जो भी फंक्शंस बच जाते हैं, रिमेनिंग फंक्शंस जो रेशनल में भी नहीं गए, मतलब मोनोमियल नहीं हुए, पॉलिनोमियल नहीं हुए, रेशनल नहीं हुए, फिर भी बच गए, उसको हम एलजेब्राइक फंक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 3 ये आपका एलजेब्राइक फंक्शन है, कारण एक्स की पावर हाफ। पॉलिनोमियल और रेशनल फंक्शंस के लिए क्लियरली बोला गया था कि एक्सपोनेंट शुड बी होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। एक और चीज ध्यान रखिएगा, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 3 ये एलजेब्राइक फंक्शन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल भी है। इसकी पावर 1/2 होना कोई दिक्कत नहीं है। किसकी पावर 1/2 नहीं होनी चाहिए? इसकी पावर, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर इरेशनल नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर केवल होल नंबर्स हो सकती है। तब हम कहेंगे कि भैया ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ये आपका एलजेब्राइक पॉलिनोमियल्स में गया, रेशनल फंक्शन में गया। अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल हो गई तो वो आपका एलजेब्राइक में चला जाएगा। मतलब जिसको हम कहीं नहीं कैटेगराइज कर पाए वो एलजेब्राइक में चला गया। ठीक, तो ये चीज एकदम क्लियर कर लीजिएगा कि कौन से फंक्शंस किसके सबसेट होते हैं, कब हम फंक्शन को किसी कैटेगरी में डालते हैं और कब हम किसी फंक्शन को कैटेगरी में नहीं डालते हैं। ठीक है, तो ये आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। तो हमने दो टाइप के क्लासिफिकेशंस आज देखे और एक क्लासिफिकेशन पहले देख चुके हैं। कौन सा? सोचिए, रियल फंक्शंस एंड रियल वैल्यूड फंक्शंस। तो टोटल आपने 3 टाइप से फंक्शंस का क्लासिफिकेशन देखा। टाइप 1 आपका है रियल फंक्शंस एंड रियल वैल्यूड फंक्शंस। टाइप 2 आपका है कौन सा? भूल गए? नहीं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। तीसरा टाइप 3 एल्जेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ये 3 क्लासिफिकेशंस हैं आपके फंक्शंस से। ये तीनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए, केवल डेफिनेशंस हैं, नथिंग मोर। इसमें हम कहते हैं वो फंक्शंस जिसके की डोमेन भी रियल हो, रेंज भी रियल हो, उसको हम रियल फंक्शंस बोलते हैं। ऐसे फंक्शंस जिसकी रेंज डेफिनेटली रियल है वो रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसकी वैल्यूज आपको रियल मिल रही हैं वो आपके रियल वैल्यूड फंक्शंस बोले जाते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शंस हम ये कहते हैं कि जब आप क्लियरली y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर ले जाते हैं तो वो एक्सप्लिसिट बोला जाता है, और जब आपका फंक्शन एक्सप्लिसिटली क्लियरली y के x के टर्म्स में नहीं डिफाइन कर पाए आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो वो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है। ठीक, उसके बाद आपने आपको बताया कि अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल में आपका लॉग, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं वेरिएबल के साथ, तो हमारा ट्रांसेंडेंटल में जाता है। अदरवाइज वो आपका रेशनल फंक्शन ही कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वेरिएबल आपका इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे फ्रैक्शनल पावर बोला पॉलिनोमियल के लिए, तो वेरिएबल की फ्रैक्शनल पावर होनी चाहिए। लॉगरिथमिक इन्वॉल्व होने की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल के साथ लॉग इन्वॉल्व होना चाहिए, कांस्टेंट के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक, तो ये है आपका बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। अब हमको डोमेन स्टार्ट करना है, लेकिन हम आपका बहुत टाइम इसमें भाई जबरदस्ती, वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी है बट इट डजंट मैटर। अब डोमेन स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे, तो वी विल कंटिन्यू स्टार्ट डोमेन इन दी नेक्स्ट चैप्टर। आप कहेंगे सर डोमेन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। बेटा डोमेन का वो बेसिक्स है, बेसिक्स मतलब रिलेशन दिया, ऑर्डर्ड पेयर दिया, निकाल लो ये निकाल लो। अब जनरल फंक्शंस की डोमेन कैसे निकालेंगे, ठीक, वो हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। फंक्शंस के ऊपर कोई कंडीशन लगाई जाती है और क्यों लगाई जाती है, ये सब अगले वीडियो में देखा जाएगा, और उसके अगले वीडियो में विल बी स्टार्टिंग विद रेंज। तो ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।